हेलो गाइस, तो फाइनली 10,000 वोल्ट का सीज़न 3 रिलीज़ हो चुका है और इसके एक्सप्लेनेशन के साथ हम हाजिर हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल जहां पर इसका लास्ट एपिसोड ख़त्म हुआ था उसी के आगे से होती है। और अगर आप लोगों ने उस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन हमारे चैनल पर नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप लोग चाहो तो पहले उसे देख सकते हो। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लिन फेंग उस डीमन फॉर्मेशन एरी को देख कहता है कि मैंने सुप्रीम हिडन गॉड टेक्निक की प्रैक्टिस की है जिसकी पावर्स काफ़ी ही ज़्यादा खतरनाक है। उसकी एक थॉट इमॉर्टल है और उसकी सोल हमेशा ही एग्जिस्ट करती है। तो अगर हम चाहे तो उसकी मदद से इस चाइल्ड पपेट को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन सीनियर लॉन्ग उसमें मुझे आपकी मदद की ज़रूरत होगी। ये सुनकर सीनियर लॉन्ग उससे कहते हैं कि मैंने बिल्कुल सही सक्सेसर चुना है। और बस इतना कहने के बाद वो लिन फेंग के साथ उस डीमन फॉर्मेशन एरी के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये सुनकर लिन फेंग अपने जेड लोटस क्रिएशन के अंदर चला जाता है। ये देख दूसरी तरफ से एल्डर यांग तियानशु अपनी और बाकी सबके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड एक्टिवेट करती है ताकि वो सबको प्रोटेक्ट कर सके। वहीं दूसरी ओर सीनियर लॉन्ग के साथ लिन फेंग उस फॉर्मेशन एरी के जरिए उसी जगह पर पहुंचता है जहां पर वो चाइल्ड पपेट डीमन किंग के बचे हुए पावर्स को कंडेंस कर रहा होता है। तभी वहां पहुंचकर लिन फेंग अपनी पावर्स की मदद से डीमन रिफाइनिंग फर्नेस को बाहर निकालता है, जिसके अंदर से डीमन किंग बाहर आकर जोर से दहाड़ता है और उस चाइल्ड पपेट को डीमन किंग की पावर्स कंडेंस करता देख कहता है कि अरे नहीं, यहाँ पर तो इसने डार्क पावर की फॉरेस्ट ही क्रिएट करके रखी है। ये सुनकर सीनियर लॉन्ग उससे कहते हैं कि तुम जाओ और उस चाइल्ड पपेट को खत्म करो, तब तक मैं जाकर डीमन किंग के बचे हुए पावर्स जो कि उस बॉटल में है उसे हासिल करता हूँ। ये सुनकर डीमन टाइगर कहता है ठीक है, और वो आगे बढ़कर अपने डीमन रिफाइनिंग फर्नेस को एक्टिवेट करके उस चाइल्ड पपेट पर हमला कर देता है, जिसे अपनी ओर आता देख वो चाइल्ड पपेट उनसे काफी एरोगेंटली कहता है तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि तुम लोग यहाँ आकर मुझ पर अटैक करके मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो। और इतना कहने के बाद वो एक डीमन शील्ड को बाहर निकालता है और उसके जरिए काफी आसानी से डीमन टाइगर के अटैक को ब्लॉक कर देता है, जिससे एक बड़ा धमाका होता है और डीमन टाइगर पीछे की ओर चला जाता है। ये देख सीनियर लॉन्ग कहते हैं कि लगता है अब इसे भी मुझे ही हैंडल करना होगा। और इतना कहने के बाद वो भी उस चाइल्ड पपेट के डीमन शील्ड पर अटैक करते हैं, जिसके कारण लगातार एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होने लगती है और वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि लिन फेंग के साथ साथ डीमन टाइगर भी पीछे की ओर चला जाता है, जिसे देख लिन फेंग सोचते हुए कहता है कि इतना पावरफुल अटैक, इसका मतलब इतने दिनों से सीनियर लॉन्ग ने अपनी स्ट्रेंथ को हाइड करके रखा था। वहीं दूसरी तरफ सीनियर लॉन्ग जब वापस से उस डीमन शील्ड पर अटैक करने की कोशिश करते हैं तो वो डीमन शील्ड कई टुकड़ों में बंटकर वहां से निकलने की कोशिश करने लगता है। ये देख लिन फेंग कहता है कि ये तो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट लग रहा है। वहीं दूसरी ओर जब वो शील्ड अलग अलग टुकड़ों में बंटकर वहां पर घूम रहा होता है तो उसी दौरान सीनियर लॉन्ग उस चाइल्ड पपेट पर हमला कर देते हैं, जिससे बचकर वो पीछे की ओर चला जाता है। ये देख डीमन टाइगर कहता है कि ये मौका मेरे लिए काफी अच्छा है और फिर वो अपने डीमन रिफाइनिंग फर्नेस को एक्टिवेट करके उस चाइल्ड पपेट को उसमें कैद कर देता है और उस डीमन शील्ड के टुकड़ों को देख कहता है अब तुम लोग बस इंतजार करो क्योंकि तुम लोग भी जल्दी ही हमारे पास आने वाले हो। वहीं दूसरी तरफ सीनियर लॉन्ग उन टुकड़ों को एक साथ इकट्ठा करके उन्हें हासिल कर लेते हैं और उसी के अंदर डीमन किंग की पावर्स मौजूद होती है, जिसे देख लिन फेंग सीनियर लॉन्ग के पास जाकर उनकी तारीफ करते हुए कहता है कि आपकी स्ट्रेंथ को देख लगता है कि सच में आप जुलोंग वर्ल्ड के टॉप कल्टीवेटर्स होना डिजर्व करते हो। ये सुनकर सीनियर लॉन्ग उससे कहते हैं पर इस लड़ाई में मेरी काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो गई है, इसलिए अब वापस से कल्टीवेट करके उन्हें रिकवर करने के लिए मुझे डीप स्लीप में जाना होगा। ये सुनकर लिन फेंग उस डीमन शील्ड जिसके अंदर डीमन किंग की सारी पावर्स मौजूद है उसे अपने पास रखकर सीनियर लॉन्ग को ग्रीट करते हुए उनसे कहता है कि आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, हमारी यंगर जनरेशन आपको कभी भी निराश नहीं करेगी। अब इतना कहने के बाद लिन फेंग डीमन किंग की पावर्स को रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है और इसी तरह एक महीने
महीने बीत जाते हैं, जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर सीधा हाओरेन और बाकी सब पर आता है, जहाँ पर हाओरेन लिनफेंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और वो कहता है कि 1 महीने बीत गए, आखिर अंकल गुफेंग अब तक बाहर क्यों नहीं आए। ये सुनकर शिलिन उससे कहता है कहीं वो मारा तो नहीं गया, जिस पर शाओ तियान उसे मारते हुए कहता है कि अगर इसी तरह तुमने बकवास की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वहीं ये सब सुनकर लिंगहार कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि गुफेंग बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड और ताकतवर है, इसलिए वो इतनी आसानी से तो नहीं मर सकता। जिस पर एक दूसरा बंदा कहता है पर हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वो डीमन किंग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए कुछ भी हो सकता है। वहीं उसकी ऐसी बातें सुनकर शाओ तियान उससे भी मारते हुए कहता है कि मेरे मास्टर मर नहीं सकते, तुम लोग बकवास करना बंद करो। वहीं उन लोगों को बहस करता देख एल्डर यांग तियानशु उन सबसे कहती है कि तुम लोग फिक्र मत करो, क्योंकि उस मैजिक वेल के अंदर अब भी हमारी शील्ड मौजूद है, इसका मतलब गुफेंग अब भी बिल्कुल ठीक होगा। ये सुनकर सब कहते हैं ठीक है, और वहीं शाओ तियान सोचते हुए कहता है कि मैं बस 1 महीना और इंतजार करूंगा, अगर 1 महीने बाद अंकल गुफेंग बाहर नहीं आए तो मैं शील्ड को तोड़कर उसके अंदर चला जाऊंगा। अब इतना कहने के बाद 2 महीने बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि लिनफेंग अब तक उस मैजिक वेल के बाहर नहीं आया होता। ये देख सब काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं और हाओरेन का भी पेशेंस लेवल खत्म हो चुका होता है। वो कहता है कि नहीं, अब मुझे इस शील्ड को तोड़कर अंदर जाना ही होगा और देखना ही होगा कि अंकल गुफेंग कहाँ पर है। लेकिन एल्डर यांग तियानशु उसे रोक देती है और कहती है कि नहीं, तुम अंदर नहीं जा सकते, ये खतरनाक हो सकता है। जिस पर शिलिन भी उसे रोकते हुए कहता है कि आप थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए। ये सुनकर हाओरेन कहता है कि नहीं, बस अब बहुत हुआ, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता, और वैसे भी मैं काफ़ी दिनों से घर से बाहर हूँ, पता नहीं मॉम कैसी होगी। ये सुनकर शिलिन भी सोचते हुए कहता है हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, और अगर उस हुआंगफू शिंगतियान ने वापस से उनके लिए शादी का प्रपोजल भेजा होगा तो ये बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। वहीं उन लोगों की बातें सुनकर शाओ तियान सोचते हुए कहता है कि उस लड़के की हिम्मत तो देखो, वो मेरे मास्टर की वाइफ से शादी करने की सोच रहा है। तभी हाओरेन शिलिन की बातें सुनकर उससे कहता है एक दिन मैं अपनी स्ट्रेंथ के जरिए अपनी मॉम को जरूर प्रोटेक्ट करूंगा। तभी वहां पर एक पोर्टल अपीयर होता है, जिसे देख एल्डर यांग तियानशु समझ जाती है कि एंसेस्टर यांग यहाँ पर आने वाले हैं, और उनके वहाँ अपीयर होते ही सबके सब उन्हें ग्रीट करने लगते हैं। तभी एंसेस्टर यांग माइंड टू माइंड हाओरेन से कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, गुफेंग बिल्कुल ठीक होगा। ये सुनकर हाओरेन उनसे पूछता है पर आखिर अंकल गुफेंग बाहर कब आएंगे, तो एंसेस्टर यांग उससे कहते हैं कि गुफेंग एक अच्छा और टैलेंटेड इंसान है, इसलिए उसे कुछ नहीं होगा। साथ ही डीमन किंग की पावर्स को रिफाइन करना इतना आसान नहीं है, इसलिए वो इतनी जल्दी बाहर नहीं आने वाला है। ये सुनकर हाओरेन कहता है अच्छा, अब मैं समझा। तभी एंसेस्टर यांग उससे कहते हैं पर अगर तुम चाहो तो मैं अभी क्या भी तुम्हें यहाँ से तुम्हारे घर भेज सकता हूँ। ये सुनकर हाओरेन सोचने के बाद उनसे कहता है नहीं, मैं 1 महीने और इंतजार करूंगा। अब उसके इतना कहते ही एंसेस्टर यांग वहाँ से चले जाते हैं। ये देख एल्डर यांग तियानशु समझ जाती है कि एंसेस्टर यांग यहाँ पर और किसी के नहीं बल्कि हाओरेन के लिए आए थे, और इसी तरह 1 महीना और बीत जाता है और वापस से एंसेस्टर यांग वहाँ अपीयर होते हैं और हाओरेन को कहते हैं कि अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। पर इस बार चाहकर भी हाओरेन उनकी बात को टाल नहीं सकता और वो काफी मायूस होकर उनसे हाँ कहता है, जिसे सुनकर सब एंसेस्टर यांग को ग्रीट करते हैं। तो एंसेस्टर यांग एक मैजिकल पोर्टल को एक्टिवेट करते हैं, जिसके अंदर सबके सब जाने लगते हैं। तो शाओ तियान सबसे कहता है कि आप लोग मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं यहीं पर रहूंगा जब तक कि मास्टर बाहर नहीं आ जाते, और जैसे ही वो बाहर आएंगे मैं उनके बारे में आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। जिसे सुनकर सब कहते हैं ठीक है। वहीं जाने से पहले एल्डर यांग तियानशु गुफेंग यानी कि लिनफेंग की काफी ही ज्यादा तारीफ करती है। ये सुनकर शाओ तियान उनसे कहता है कि एक बार मास्टर को वापस बाहर आ जाने दीजिए, उसके बाद जब उन्हें पता चलेगा कि मैं मौत से डरे बगैर यहाँ पर अकेले उनके बाहर आने का इंतजार कर रहा था तो वो कितने ज्यादा खुश होंगे।
सके। जिसके बाद हमें डीमन लैंड के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे ही सेक्ट के लोग अपने अपने डिसिपल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि 5 महीने बीत गए होते हैं और कोई भी अब तक बाहर नहीं आया होता। तभी अचानक से उनके सामने कुछ लाइटनिंग रेज अपीयर होते हैं, जिसके अंदर से शिलिन, हावरन और बाकी सब बाहर आते हैं, जिन्हें देख सारे ही एल्डर्स काफ़ी खुश होते हैं। वहीं नीचे आकर शिलिन जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि फाइनली अब मैं यहाँ से वापस अपने घर जा पाऊंगा। वहीं उन्हें देख एक एल्डर काफ़ी खुश होकर कहते हैं कि अच्छा हुआ तुम सब के सब बाहर आ गए। दूसरी तरफ श्रृंगार के डैड उससे पूछते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर अकेले क्यों आई हो, बाकी सब कहाँ पर हैं। ये सुनकर श्रृंगार रोते हुए उन्हें बताती है कि वो सब के सब मारे गए, जिसे सुनकर तो वहाँ मौजूद सारे ही एल्डर्स हैरान रह जाते हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका अगला धमाकेदार एपिसोड भी हम जल्दी ही अपलोड करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।